डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो किस तरह से किया जाता है बाय कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मगर ये ऑपरेशन समझने से पहले इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम एक और टॉपिक यहाँ पे पहले डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे पहले देखेंगे, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि हम कैसे एडिशन या डिफरेंट जो ऑपरेशन होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट मद्देनजर रखकर करेंगे। तो पहले हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इनफैक्ट ये टॉपिक इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे हम पहले इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मैं यही चाहूँगा कि इससे पहले जो लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, और जो भी रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने में, एक अगर कोई मेजरमेंट दिया होगा और रूल्स क्या है वो आप पहले अच्छे से समझे, वो लेक्चर आप पहले देखें, तो उसके बाद ही आप ये सेकंड लेक्चर इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो पहले हम ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ राउंडिंग ऑफ नंबर्स हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी नंबर राउंड ऑफ करना चाहते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा हियर we will round off the number up to 2 decimal places। ये जो मैंने लिखा है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भी हमारी एग्जांपल्स होंगी तो वहां पे हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही एक नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नंबर है 2.9723, ये मेरे पास एक नंबर है और मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहता हूं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब अप टू 2 डेसिमल मीन्स 7 तक मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं। तो इसके लिए हमें क्या रूल्स याद रखने हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं राउंड ऑफ सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही करूं। अगर मैं 3 तक करना चाहता था, अगर मैं अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक किसी नंबर को राउंड ऑफ करना चाहता था या करना चाहूँगा, तो वहाँ पे मुझे 2 तक करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं, जो भी रूल्स अप्लाई होंगे जब हम एक नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, वही रूल्स अप्लाई होंगे चाहे आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो राउंड ऑफ करेंगे या 4 व्हाटएवर। तो यही रूल्स आप यहाँ पे पहले समझेंगे, तो फिर आप इन रूल्स को कहीं पर भी इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को किसी भी प्लेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमने पहले ही ये लिखा है कि हम एक नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो हमारा लास्ट रिटेनिंग डिजिट है वो 7 है। तो डेसिमल के बाद हमें 2 प्लेसेस, तो ये हुआ 9 और ये 7।
तो ये जो 7 है इट इज इनफैक्ट लास्ट रिटेनिंग डिजिट हमारा, यह हमें हमारा लास्ट रिटेनिंग डिजिट है। तो अब देखिए रूल क्या है। रूल है कि अगर लास्ट रिटेन्ड डिजिट जो है, लास्ट या रिटेनिंग डिजिट जो है, उसके बाद जो नंबर है अगर उसका वैल्यू 5 से कम है तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट जो है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम इसका मतलब ये सिंपली किसके बराबर हम लिख सकते हैं 2.97। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि if the number following the last retained digit, if the number following the last retaining digit, जो नंबर लास्ट रिटेनिंग डिजिट के बाद है अगर उसका वैल्यू 5 से कम है तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगा। तो हम इसको 7 ही लिखेंगे फिर यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे एज ए रूल यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो पहला रूल हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे आप if the digit following the last retained if the digit following the last retained digit is less than 5, then last retained digit remains unchanged. If the digit following the last retained digit, if the digit जो ये digit है मतलब हम इस digit की बात कर रहे हैं, if the digit following the last retained digit, जो last retained digit है that is 7, उसके बाद जो digit है if that digit is less than 5 then the last retained digit is it remains unchanged। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये एक रूल है। नाउ इसी तरह से एक और रूल लिखेंगे। पहले हम एग्जांपल देकर ये समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास एक नंबर है 2.97 लेट 6 और यहाँ पर भी हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इस नंबर को लिखना चाहेंगे। तो हमारा जो लास्ट रिटेन्ड डिजिट है दैट इज 7, इसके बाद जो डिजिट है दैट इज 6, हमें इसको देखना है पहले। यहाँ पे रूल है इफ द डिजिट आई मीन द 6 if the digit following the last retained digit is more than 5 then the last retained digit is increased by 1 unit। तो फिर यहाँ पे जो हमें लास्ट रिटेन करना है, जिस डिजिट को हमें यहाँ पे रिटेन करना है उसका वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा फिर 2.97 के बदले ये 98 बन जाएगा, क्योंकि हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है। क्योंकि 7 के बाद जो डिजिट है दैट इज मोर देन 5 देन द लास्ट रिटेन्ड डिजिट विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट। दैट मीन्स ये 7 के बदले अब 8 में चेंज होगा। तो ये रूल हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा if the digit following the last
return digit is greater than 5, then last return digit is increased by 1 यूनिट। जो हमने यहाँ पे दिखाया है कि अगर जो लास्ट रिटर्न डिजिट है, अगर उसके बाद जो डिजिट है, इफ द वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इज मोर देन 5, देन द लास्ट रिटर्न डिजिट दैट गेट्स इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। तो इसका मतलब हम 2.976 को हम 2.98 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू दिस। हम ये कहेंगे राउंड ऑफ करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक और रूल था, दैट इज रूल सेकंड। नाउ रूल थर्ड की बात हम यहाँ पे करेंगे। अगर हमारे पास नंबर है 2.97501, तो चूंकि हमने पहले ही लिखा है कि हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इस नंबर को राउंड अप करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो लास्ट रिटर्निंग डिजिट होगा दैट वुड बी 7। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि 7 के बाद जो डिजिट है पहले हमें उसी को देखना है, दैट इज 5। तो हमें पहले से ही पता है कि रूल्स क्या है कि अगर जो हमारा लास्ट रिटर्न डिजिट है, अगर उसके बाद जो डिजिट होता और उसका वैल्यू 5 से कम होता तो लास्ट रिटर्न डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। और अगर रिटर्न डिजिट के बाद जो डिजिट होता, अगर उसका वैल्यू 5 से ज़्यादा होता तो लास्ट रिटर्न डिजिट वुड इंक्रीज बाय 1 यूनिट। मगर यहाँ पे जो हमारा जो रिटर्न डिजिट है उसके बाद जो डिजिट है दैट इज 5, तो 5 से कम होता तो वो रूल भी हमने पढ़ा है, 5 से ज़्यादा होता वो रूल भी हमने पढ़ा है। क्योंकि ये 5 है तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। फिर हमें क्या देखना है कि इस 5 के बाद भी डिजिट्स को देखने हैं। अगर वहाँ पे कहीं पर भी कोई नॉन जीरो डिजिट है, कहीं पर भी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब जीरो के बगैर, जैसे कि यहाँ पे 0 है मगर यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो रूल है फिर जो लास्ट रिटर्न डिजिट है दैट गेट्स इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये नंबर हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 2.98। तो मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूँगा इस रूल के बारे में, अगर लास्ट रिटर्न डिजिट के बाद जो हमारा नंबर है वो एग्जैक्टली 5 है, तो फिर यहाँ पे रूल है कि आपको 5 के बाद भी देखने हैं कि वहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट मत है। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है देन द लास्ट रिटर्न डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। तो फिर ये राउंड ऑफ ये नंबर हो सकता है 2.98। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा if the digit following the last return digit is 5 and after 5 there is any non-zero digit, then last return digit is increased by 1 unit. The last return digit is increased by 1 unit. इसके लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप मैं इस तरह से लिखूँगा 2 पॉइंट, चलो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
37501। तो चूंकि हम यहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारा जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है जो हम रिटेन करना चाहते हैं दैट इज 7। हमें फिर 7 के बाद देखना है दैट इज 5। और 7 के बाद जो नंबर है अगर वो 5 से कम होता तो वो रूल हमें पता है, 5 से ज़्यादा वो रूल भी पता है। क्योंकि यहाँ पे 5 है तो वहाँ यहाँ पे रूल है कि फिर आपको 5 के बाद भी देखना है। अगर कहीं पर भी कोई नॉन जीरो डिजिट है तो लास्ट रिटेन डिजिट जो है दैट वुड इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये किसके बराबर बन जाएगा फिर 2.38। तो हम इसको राउंड अप करके 2.38 लिख सकते हैं। नाउ एक और रूल है यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से 3.375, तो चूंकि हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो हमारा जो लास्ट रिटेन्ड डिजिट है दैट इज 7। तो हमें 7 के बाद देखना है। तो 7 के बाद है यहाँ पे 5। अगर 5 से कम होता वो भी रूल पता है, 5 से ज़्यादा होता तो वो भी रूल पता है क्योंकि ये 5 है। और अगर इस 5 के बाद कहीं पर भी नॉन जीरो डिजिट होता तो वो रूल भी पता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लास्ट रिटेन डिजिट जो है उसके बाद सिर्फ 5 ही है, सिर्फ 5 है। तो यहाँ पे रूल है कि जो लास्ट रिटेन डिजिट है अगर वो ऑड है देन दैट गेट्स इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। और अगर वो लास्ट रिटेन डिजिट जो है अगर वो इवन है फिर वो अनचेंज रहेगा। जैसे कि ये नंबर फिर इस रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा 3.3। चूंकि हमारा लास्ट रिटेन डिजिट है 7 के बाद 5 है। चूंकि 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है जिसके लिए हमने पहले ही रूल पढ़ा है। चूंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही है। अब हमें देखना है कि जो लास्ट रिटेन डिजिट है क्या ये इवन है या ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट। अगर ये इवन होता एंड इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि ये ऑड है फिर ये इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट। तो ये बन जाएगा फिर 3.38। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहेंगे। अगर यही नंबर इस तरह से होता 3.385 और अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ता अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हमारा लास्ट रिटेन डिजिट यहाँ पे 8 होता तो उसके बाद सिर्फ 5 है। तो हमें देखना है कि लास्ट रिटेन डिजिट क्या ऑड है या इवन है। अगर वो इवन है तो वो अनचेंज रहेगा, अगर ऑड वो इंक्रीज होता है 1 यूनिट जैसे कि इसमें हमने देखा है। क्योंकि यहाँ पे इवन है देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये हम किसके बराबर राउंड ऑफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3.38। तो ये एक और रूल है रिकॉर्डिंग दिस राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे rule 4th, if the digit following the last retained digit is equal to 5 and after 5 there is no other digit then last retained digit
is increased by 1 unit if it is odd. अगर ये odd है तो इसको हम इंक्रीज करते हैं by 1 unit and यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा and if the last returned digit is even, then it remains unchanged. और ये मैंने थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं राउंडिंग ऑफ के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए और ये रूल्स समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ अप टू 2 decimal places, 2 decimal places। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लेट इट इज फर्स्ट या 3.439 होता, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 decimal प्लेस, तो लास्ट रिटर्न डिजिट फिर यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 के बाद 9 है 5 से ज़्यादा, तो ये इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट, तो ये क्या बन जाएगा फिर 3.44। तो इसी तरह से अगर हम एक और देखेंगे यहाँ पे 3.932, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, लास्ट रिटर्न डिजिट यहाँ पे 3 है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अप टू 2 decimal प्लेस तक ही हम राउंड ऑफ करेंगे। तो चूंकि लास्ट रिटर्न डिजिट के बाद जो डिजिट है दैट इज लेस देन 5, तो ये फिर अनचेंज्ड रहेगा, सो इट वुड बी 3.93। तो इसी तरह से अगर 3.9251 होता, तो यहाँ पे 2 है लास्ट रिटर्न डिजिट, इसके बाद है 5, तो जब लास्ट रिटर्न डिजिट के बाद 5 होगा तो हमें ये भी देखना है कि 5 के बाद कहीं पर नॉन जीरो डिजिट मत है। डेफिनेटली यहाँ पे है 1। इफ देयर इज एनी नॉन जीरो डिजिट देन द लास्ट रिटर्न डिजिट गेट्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ये किसके बराबर आएगा फिर 3.93। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल 3.215, या चलो इसको पहले हम लिखेंगे, लास्ट रिटर्न डिजिट यहाँ पे 1 है, 1 के बाद सिर्फ 5 है, क्योंकि 1 odd है, then it will get increased by 1 unit, so it would become equal to 3.22। तो अगर ये भी होता है इस तरह से 5.3150, तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे 1 जो है लास्ट रिटर्न डिजिट, उसके बाद 5 है, और 5 के बाद सिर्फ 0 है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर भी यही रूल ऑफ अप्लाई करेंगे, इफ इट इज odd then it is increased by 1 unit and if it is even then it remains unchanged। चूंकि ये odd है तो ये increase होगा by 1 unit, so it would become 5.32। तो ये आंसर्स है किस तरह से हम ये राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के का जो मेन मकसद है, ये आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे इस्तेमाल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कि हम कैसे कैलकुलेशंस बहुत ही क्विक कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको सॉल्व करने में, कि ये राउंडिंग ऑफ किस तरह से बहुत ही मददगार साबित होती हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। नाउ अब इस कंसेप्ट को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप
तो यहाँ पे हमारा जो अब टॉपिक है दैट इज जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन्वॉल्विंग concept of significant figures। मतलब जब हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट है कि वो किस तरह से हमें यहाँ पे एडिशन करनी है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है, वो हमें यहाँ देखनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3.21 और 3.21 सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, और एक में लिख रहा हूँ 3.213 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो मेजरमेंट्स में दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको याद होगा तो अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट इज़ 3। और यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, क्योंकि हमें रूल पता है कि यहाँ जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। और हमें पता है कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, या हम ये कहेंगे कि उतनी ही मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो इसके अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो इन दो मेजरमेंट्स में कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा, दैट वुड बी दिस वन, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। नाउ सी, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर हम दो मेजरमेंट्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये जो दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो अगर हम इनका एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, याद रखिएगा कि जो हमारा रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी इन दो में से किस मेजरमेंट पर डिपेंड करेंगे, ये आप याद रखेंगे। जो इनमें से लेस एक्यूरेट होगा, तो इन दो मेजरमेंट्स में से कौन सा लेस एक्यूरेट है, दैट इज दिस वन। तो इसका मतलब इनका जो एडिशन का रिजल्ट है या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है या इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है या डिवीजन का रिजल्ट है, वो ऑलवेज उसकी एक्यूरेसी दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इन दो में से लीस्ट एक्यूरेट कौन है, यही है। तो इसका मतलब कि इनका रिजल्टेंट चाहे वो एडिशन से आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा और किसी ऑपरेशन से आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि जब भी हम दो मेजरमेंट्स के दरमियान एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, the result of those measurements would have accuracy which will be dependent on the least accurate measurement। वो इस मेजरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट ये लिखना चाहेंगे, द रिजल्ट ऑफ, जस्ट मैं लिखना चाहूँगा द रिजल्ट ऑफ addition, subtraction, addition, subtraction, multiplication, and division, The result of addition, subtraction, multiplication and division
will not be more accurate than the least accurate measurement used in the calculation। तो जो भी रिजल्ट होगा, चाहे एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का होगा, वो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, अगर हम इन दो की बात करेंगे, इनमें से लीस्ट एक्यूरेट कौन है? ये हमारा रिजल्ट इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। यही इस जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यही है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन cannot be more accurate than the least accurate measurement involved in the calculation में जो हमारा जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, उससे ज्यादा एक्यूरेट हमारा रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है। तो ये आप पहला पॉइंट इस एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो डिफरेंट ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, उसके बारे में आप याद रखेंगे कि जब भी हम डिफरेंट मेजरमेंट्स का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, या हम ये कहेंगे कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। नाउ अब ये जो हमने यहाँ पे लाइन्स लिखी हैं, इसको हम अब थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग डिफरेंट दीज एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पे, तो जो हम ये रूल्स लिख रहे हैं, रूल फर्स्ट, इन रूल्स का जो मेन मकसद है, ये जो रूल्स हम लिख रहे हैं, इन रूल से ये बात एक्चुअली वहां पे क्लियर होगी। मतलब जो भी यहाँ पे हम रूल्स अप्लाई करेंगे, उन रूल्स को हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी नॉट मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यूज्ड इन द कैलकुलेशन। तो रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट इस तरह से है कि अगर हम यहाँ पे लेट एडिशन करेंगे 3.21 और 3.213, तो हम इसका एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं, अगर हम पहले एज यूजुअल ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 3, 1 + 1 मीन्स 2, 2 + 2 4 + 3 + 3 दैट इज 6। तो इनफैक्ट हमारा जो रिजल्ट हुआ है दैट इज 6.423। तो जो पहला रूल है वो ये है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस हमें रखने हैं, डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस हमें रखने हैं जो हमारे उस मेजरमेंट में होंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, तो इसका मतलब हमें डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 ही यहाँ पे रखने हैं। अब तो इसका मतलब हम रिजल्ट को यहाँ पे 6.423 नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही प्लेस तक लिखना है। तो उस हिसाब से हमारा अब मेजरमेंट आएगा 6.42। अब मसला है, क्या हम 6.42 ही लिखेंगे या 6.43? दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस डिजिट। और हमें पता है कि जो हमारा लास्ट रिटर्निंग डिजिट है, ये यहाँ पे 2 है, उसके बाद जो डिजिट है दैट इज लेस देन 5। तो अगर वो लेस देन 5 है, देन द लास्ट रिटर्निंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हमें ये राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखना है। सो ऑन राउंड ऑफ, तो ये जो नंबर हमें मिलेगा दैट वुड बी 6.42, इसका आंसर होगा फिर। सो द आंसर फॉर दिस वुड बी 6.42। तो अब जो रूल फर्स्ट है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होता है, दैट वी हैव टू कीप
we have to keep only minimum number of decimal places in the result as found in the number having least number of decimal places. तो यहाँ पे मैं ये रूल लिखना चाहूंगा. तो पहला रूल आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे द result of addition or subtraction should have same number of decimal places as present in the number having least number of decimal places. तो पहला जो रूल है वो आप याद रखेंगे. The result of addition or subtraction should have same number of decimal places as present in the number having least number of decimal places. तो ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझाया है, एक और एग्जाम्पल दे देंगे वो सब्ट्रैक्शन में. तो आप समझो हमारे पास है 6.321. तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे 4.2. अगर हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा जो रिजल्ट होगा, पहले हम एज सच रिजल्ट लिखेंगे 1 2 3 में से 2, तो सॉरी 3 में से 2 1.6 में से 4 दैट इज 2. तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आया है दैट इज 2.121. अब मसला है कि ये हमें रिजल्ट अब किस तरह से लिखना है. हमें डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस दिखाने हैं जो हमारे उस मेजरमेंट में है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस हैं. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस है. तो इसका मतलब हमें हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होनी चाहिए. तो इसका मतलब हमें 0.1 तक ही लिखना है. अब हमें क्या 1 लिखना है या 1 को हम इंक्रीज कर सकते हैं. तो इसलिए हमें इसको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा. हमें 1 के बाद देखना है. 1 के बाद सिर्फ सिंस 2 है दैट इज लेस देन 5, फिर ये 1 चेंज नहीं होगा. तो ये राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा, फिर 2.1 ही रहेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउंड ऑफ करके जो हमारा जो वैल्यू इसका बन जाएगा दैट वुड बी 21. सो 21 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस सब्ट्रैक्शन हियर. तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा. एक और चीज यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम. देखिए आप एक और पॉइंट यहाँ पे आप ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड कर रहे हैं 3.21 2.1 और हमारा एक एग्जैक्ट नंबर है लेट दैट इज 12. ये एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर. और हमें पता है कि जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. तो अगर हमें इनका एडिशन करना है तो यहाँ पे हम एज सच 1 लिखेंगे. 2 + 1 दैट इज 3. 3 + 2 मीन्स 5 + 2 दैट इज 7 और 1. तो हमारा जो जब हमने एज सच रिजल्ट लिखा तो ये इस तरह से हमें आया है. तो अब मसला है कि हम किस तरह से लिखेंगे. हम क्या डेसिमल के बाद 1 भी प्लेस तक लिखेंगे या डेसिमल के बाद 2, या हम एग्जैक्ट नंबर में ही लिखेंगे. तो इसके लिए यहाँ पे रूल है, याद रखिएगा आप. जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर उसमें इन्वॉल्व होता है कोई एग्जैक्ट नंबर, देन द रिजल्ट शुड बी प्रेजेंट ऑल्सो इन एग्जैक्ट नंबर्स. तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन involves if addition or subtraction
addition or subtraction involves exact numbers, then यहाँ पे मैं लिखना है if addition or subtraction, यहाँ पे लिखेंगे also involves exact numbers, then result should be also rounded off, क्योंकि हम फिर राउंड ऑफ ही करते हैं, then result should be also rounded off in exact numbers। तो फिर इसको भी आपको राउंड ऑफ करके एग्जैक्ट नंबर में ही लिखना है। तो इसका मतलब हमें डेसिमल के बाद कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो अब मसला क्या, हम 17 ही लिखेंगे या 7 को कुछ ऐड करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद क्या है, क्योंकि 5 से कम है, 3 जो है वो 5 से कम है, तो इसका मतलब ये एज सच रहेगा। तो इसको हम अगर यहाँ पे लिखेंगे राउंड ऑफ करके इसका जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी अगेन सिंपली 17। तो ये इसका आंसर हमें होगा। तो ये था रिगार्डिंग दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक रूल लिखना चाहेंगे यहाँ पे। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा आप, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, the result of multiplication or division should have same number of significant figures as present in the number having least number of significant figures। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं रिजल्ट में कितने होंगे। रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने हमारे उस वैल्यू में होंगे जो हमने यूज किया होगा, जहां पे सबसे कम होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के जरिए हम समझाना चाहेंगे। लेट वी हैव अ नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, लेट इट इज 4.327 इंटू 2.8। तो अगर हम ये देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। तो इन दो में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इस वाले वैल्यू में। तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वक्त डेसिमल के बाद नहीं देखना है, बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इतने ही होने चाहिए, 2 ही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज यूजुअल हम पहले इसका रिजल्ट निकालेंगे। पहले आपको इन दो का मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल करना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 12.1156। 12.1156 देखिए आप। तो ये हमारा रिजल्ट है अभी। अब ये जो रिजल्ट है, हमें अब इसको राउंड ऑफ करना है, और हमें पता है कि हमें कितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रिजल्ट में होने चाहिए जो हमारे उस नंबर में है जिसमें सबसे कम है। तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो यहाँ पर भी 2 ही होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे हमें 12 तक ही लिखना है। अब मसला है, हम 12 लिखेंगे, क्योंकि जब हम 12 लिखेंगे तो ही 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब हम 12 लिखेंगे या 13, वो डिपेंड करता है 2 के बाद कौन सा डिजिट है। क्योंकि वो लेस देन 5 है तो ये 12 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर अब 12 ही होगा।
So this would be the answer for this result. Now एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे इसी तरह से। लेट इट एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक है दैट इज 0.46। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ 15.734। तो यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे वी हैव 2। तो यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5। तो हमारे रिजल्ट में कितने होनी चाहिए? 2 ही। तो पहले आप एज सच इसका डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करने पर जो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है दैट इज 0.029236। 0.029236 यह है इसका रिजल्ट। नाउ अब हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे रखने हैं हमारे रिजल्ट में? 2 ही। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमें 2 ही रखने हैं। तो इसका मतलब हमें अपना रिजल्ट सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। तो फिर इसमें 2 ही आएंगी। अब मसला है क्या हम इसको 9 ही लिखेंगे या इसको 1 यूनिट ऐड करेंगे? वो डिपेंड करता है इसके बाद जो डिजिट है। क्योंकि उसके बाद जो 9 के बाद जो डिजिट है वो है लेस देन 5। तो इसका मतलब ये अनचेंज रहेगा। तो राउंड ऑफ करके हमारा जो रिजल्ट आएगा आप दैट वुड बी 0.029। दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आंसर ये आएगा। हमें ये पूरा नहीं दिखाना है, इतना ही दिखाना है। नाउ एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहीं पे एग्जैक्ट नंबर है तो वहां पे जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से होगा, उसके लिए आप यहाँ पे एक रूल याद रखेंगे। और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। इफ द रिजल्ट या इस तरह से लिखेंगे, इफ द मल्टीप्लिकेशन and division also involves exact numbers, then the exact number should not be used to determine the significant figures, and again here the result should have as many significant figures as in the number having least number of significant figures। मतलब यहाँ पे आपको अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहीं पर एग्जैक्ट नंबर भी है तो एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने रिजल्ट में नहीं रखने हैं, बल्कि आपको एग्जैक्ट नंबर को छोड़कर देखना है कि जो वहाँ पे और वैल्यूज़ हैं
जो आपने मल्टीप्लाई किए हैं या डिवाइड किए हैं वहाँ पे देखने हैं कि सबसे कम किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको अपने रिजल्ट में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जस्ट वेट, तो अगर हमारे पास एक सी it is we have 4.967 multiplied by 0.02434 02435 is fact, and divided by 0.34 into 4। तो यहाँ पे जो 4 है इट इज एग्जैक्ट नंबर। तो हमें पता है कि एग्जैक्ट नंबर में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यही वजह है कि पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी है, मगर हमें अब जो रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ये 3 डिसाइड करेंगे। तो पहले जो रिजल्ट इसका आता है, द रिजल्ट इज 0.769 2988। तो अब हमें इसको अगर हम राउंड ऑफ करके जो रिजल्ट हमारा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि ये 0 काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ही है। तो इसको हमें छोड़ना है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है। तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट में भी सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। तो 2 होने का मतलब यहाँ पे हमें 6 तक ही रखना है। तो हमें 6 तक ही रखना है। अब मसला है हम 6 रखेंगे या 7, वो डिपेंड करता है 6 के बाद क्या है। चूंकि ये 9 है 5 से ज़्यादा, तो रिजल्ट जो होगा हमारा दैट वुड बी 0.77। सो दिस वुड बी द आंसर। तो यही वजह है कि जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे है वो हमने राउंड ऑफ करके यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वजह है कि हमने पहले वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स का भी पहले से ही पढ़ा है। तो अब भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो भी हम ये डिफरेंट जो रूल्स लिखे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं हमारे अपने रिजल्ट में। या जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था तो हम वहाँ पे डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस रखते हैं जो हमारे उस वैल्यू में होंगे जिसमें सबसे कम होते हैं। एक्चुअली ये क्यों हम करते हैं, ये इस वजह से कि हमारा जो रिजल्ट जो होगा दैट शुड नॉट बी मोर एक्यूरेट। हमारा रिजल्ट जो होगा दैट शुड नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो इन रूल्स की जो एप्लीकेशन है ये एक्चुअली क्या करता है कि हमारा जो रिजल्ट होता है दैट डज नॉट बिकम मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशंस। और वही सही है। अदरवाइज अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम पूरे यहाँ पे ये नंबर्स रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एंड दैट इज नॉट आंसर, दैट वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। वो तो गलत होगा। तो यही वजह है कि जो भी हम रूल्स अप्लाई करते हैं उन रूल्स की वजह से हम अपने रिजल्ट को एक्चुअली क्या करते हैं, अवर रिजल्ट डज नॉट बिकम मोर एक्यूरेट than the least accurate measurement involved in the calculation. So this was in fact the significance of these rules. So this was all about the significant figures, किस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, या जब अगर एग्जैक्ट नंबर होगा तो क्या रूल्स हैं, ये रूल्स आप याद रखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी कि जो भी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन इस के बेसिस पे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।